जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी बोलते हैं, इसके दोष के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरल क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। निकट दृष्टि दोष एक नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति केवल निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। इस दोष को अवतल लेंस से सुधारा जाता है जो किरणों को फैलाता है। इससे फोकस रेटिना पर पड़ता है और दृष्टि स्पष्ट होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, ये आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। जब शरीर में चोट लगती है तो यह प्रोटीन थ्रोम्बिन एंजाइम की क्रिया से फाइब्रिन में बदल जाती है। फाइब्रिन एक जाल जैसी संरचना बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑप्टिकल फाइबर किस सामग्री से बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह किस सामग्री से बना होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच या प्लास्टिक से। कांच या प्लास्टिक से बना होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक अत्यंत महीन और लचीली कांच या प्लास्टिक की नली होती है जिसके माध्यम से प्रकाश संकेतों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रसारित किया जाता है या दूरसंचार, इंटरनेट, चिकित्सा आदि में प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। सिनेबार जो है वह किसका प्रमुख अयस्क है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार का रासायनिक नाम है म्यूक्रिक सल्फाइड HGS या पारे का प्रमुख अयस्क है। इससे पारा धातु को उष्मीय अपघटन द्वारा निकाला जाता है। सिनेबार की विशेष गुण अगर आपको बताएं तो यह लाल रंग का खनिज होता है। यह उच्च तापमान पर पारा वाष्प के रूप में निकलता है। पारा थर्मामीटर, दवाओं और लैब उपकरणों में प्रयोग होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी के लिए दिया जाता है जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। इसका राइट आंसर BCG का पूरा नाम ध्यान रखिए। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस क्लैमाट ग्यूरिन। बैसिलस क्लैमाट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। यह एक सजीव लेकिन कमजोर किए गए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से बना टीका होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु पर आधारित होता है। इसका उपयोग टीबी यानी कि तपेदिक या क्षय रोग से बचाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कोशिका होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक अकोशिकीय सूक्ष्मजीव है यानी इसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। या एक प्रोटोजोआ है जो जल में पाया जाता है। इसकी अगर आपको विशेषताएं बताएं तो इसका शरीर स्पष्ट आकार में नहीं बंधा होता है। या कृत्रिम पैरों की सहायता से चलने और भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। अमीबा में सभी कार्य जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लार की प्रकृति कैसी होती है। आपसे पूछा है लार की प्रकृति कैसी होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय होता है। लार की प्रकृति, लार एक पारदर्शी और चिपचिपा तरल है जो मुख में स्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इसकी पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होती है जो हल्की क्षारीय प्रकृति
को दर्शाती है। लार के कार्य क्या है? तो भोजन को गीला और मुलायम बनाती ताकि उसे निगलना आसान हो। इसमें मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता या मुख की सफाई और जीवाणुरोधी भूमिका भी निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं मैक्सिमम जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ है उसमें पूछे भी गए प्रश्न हैं। आपसे पूछा है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी के लिए मिला था डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। क्या है रमन प्रभाव? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो उसमें कुछ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। इस घटना को ही रमन प्रभाव कहते हैं। यह प्रकाश के कणीय स्वभाव और पदार्थों के कणों के आपसी प्रभाव को दर्शाता है। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे विज्ञान क्षेत्र में। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2 का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। या एक सफेद रंग का पाउडर होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कीटाणुनाशक और वस्त्रों की धुलाई व ब्लीचिंग में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुईस वाटरमैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुईस वाटरमैन ने 1884 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण जो है किसके लिए निर्देशित है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV संक्रमण के लिए। एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोबरेंट एसे एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोबरेंट ऐसे इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से HIV संक्रमण के जांच के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में रक्त में एंटीबॉडी या एंटीजन की उपस्थिति की पहचान की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं वह किस चीज के बने होते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो मुख्यतः निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती। इसे हीटर, टोस्टर, ग्रीजर, प्रेस आदि में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का उच्च प्रतिरोध देता है, या जल्दी नहीं गलता और अधिक तापमान सहन कर सकता है, या गर्म होकर चमकता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध के फटने की क्रिया को दुग्ध अपघटन कहा जाता है। या तब होता है जब दूध में उपस्थित लैक्टोज यानी कि दुग्ध शर्करा पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्रिया करता है और इसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। यही लैक्टिक एसिड दूध का प्रोटीन कौन सा? तो कैसिन को जमा कर दूध को फाड़ देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह नियम ऑक्टेट नियम पर आधारित है जो कहता है कि परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक रूप क्या है? जंग या रस्ट का रासायनिक रूप से क्या है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो रासायनिक रूप है वह FeO3 इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक रूप है। जंग एक प्रकार का लो ऑक्साइड है जो आयरन और ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में बनता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 है। यह प्रक्रिया हवा में नमी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। यही कारण है कि लोहे के सामान बारिश या नमी में जल्दी जंग खाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्षारीय घोल में लाल लिटमस का रंग क्या होता है। आपसे पूछा है क्षारीय घोल में लाल लिटमस का रंग क्या होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षारीय घोल में लाल लिटमस का जो रंग होता है वह नीला हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब लाल लिटमस को क्षारीय घोल जैसे NaOH में डाला जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की स्थल मंडल यानी बाहरी ठोस परत में एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। यह प्रायः बॉक्साइट एस के रूप में पाई जाती है। हालांकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्व सबसे अधिक है लेकिन धातुओं में एल्युमिनियम शीर्ष स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहां व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहां व्यवस्थित किया। यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर स्तंभ में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी को तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया और जिस तत्वों के गुण समान थे उन्होंने एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा जिसे ग्रुप कहा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 मुख्य समूह और 6 उपसमूह थे। उन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़े थे ताकि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को वहां रखा जा सके। उन्होंने बाद में आने वाली तत्वों की भविष्यवाणी भी की जो सत्य साबित हुई, जैसे गैलियम, स्कैडियम, जर्मेनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है। ध्वनि तरंग की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है, यह आपसे पूछा है। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल कंपन और एक प्रत्यास्थ माध्यम। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनके लिए ऊर्जा को फैलाने हेतु एक माध्यम जरूरी होता है। ये तरंगे कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं और तभी आगे बढ़ सकती हैं जब कोई प्रत्यास्थ माध्यम हो, जैसे हवा, जल या ठोस। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि वहां कोई माध्यम ही नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। यह आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है जब कोई पिंड किसी तरल में डुबाया जाता है और तरल को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है। यह भी क्वेश्चंस पूछा गया है। जब कोई पिंड किसी तरल में डुबाया जाता है और तरल को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्लावन बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी तरल या गैस में डुबाई जाती है तो यह एक ऊर्ध्व दिशा में बल अनुभव करती है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। यह बल तरल द्वारा विस्थापित आयतन के वजन के बराबर होता है। यह नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। उत्प्लावन बल के कारण ही नाव पानी में तैरती है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस नया लगे आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, ये आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। इसका राइट आंसर सभी लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।